हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और कल विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो मेरे प्यार से इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करके चले जाना है, क्योंकि एक वायरल पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूं विज्ञान का। अगर इस विज्ञान के वायरल पेपर को आप तैयार कर लेते हो, 824 IM कोड है मेरे प्यार से, तो कल के पेपर में आप लोग 70 में 97 स्कोर करके आने वाले हो विज्ञान में। मेरे प्यार से एडमिट कार्ड लेकर जाना, एडमिट कार्ड पर से देखकर सही से अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लेना। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट। रिजल्ट जब 2026 बोर्ड का आएगा मेरे प्यारों तो 95 प्लस स्कोर करके आने वाले हो आप लोग विज्ञान में, मात्र एक पेपर सॉल्व करने से। 824 IM का यह पेपर है और मैं पूरा डिटेल में सोल्यूशन इसका कराया हूं, बस एक बार देख के आप चले जाना। यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों सामान्य निर्देश दिया गया, रात भर का समय है आपके पास। रात भर में या सुबह भी जगकर अगर 4 बजे भोर में अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो मेरे प्यार बच्चों कल के पेपर में बिल्कुल 70 में 70 स्कोर करके चले आओगे। पहला बोला यहाँ पे कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बोला कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। तो जैसे ही कल पेपर मिले आप लोगों को तो एक बार अच्छे तरीके से पेपर को पढ़ लेना। जो जो प्रश्न आ रहा होगा उस पर ट्रिक लगाते चलना और उन प्रश्नों को आप लोगों को सबसे पहले करना है। इसके बाद एक यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो सबसे पहले आया हुआ है खंड अ, इसके बाद आया हुआ है खंड ब। 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। इसके बाद है कि खंड अ तथा खंड ब में 3 उपखंड दिए गए, उपखंड क ख ग में विभाजित है। कह रहा है कि खंड अ में भी 3 उपखंड रहेंगे और खंड ब में भी 3 उपखंड रहेंगे। 3 उपखंड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के अलग अलग उपखंड बनते हैं। इसके बाद है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोलियों को पूर्ण रूप से भरें। कह रहा है कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने? टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा। उनका उत्तर OMR शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का यूज कीजिए या काले पेन का यूज कीजिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। याद रहे GL वाली पेन का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा बहुविकल्पीय का। तो टोटल आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि कितने नंबर के लिए पूछे जाएंगे? 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। इसके बाद आएगा खंड ब। खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। कह रहा है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। इसमें 3 उपखंड है, उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग। 3 उपखंड है, तीनों उपखंडों को अलग अलग करना अनिवार्य है। अगर आप फिजिक्स वाला कर दे रहे हो, केमिस्ट्री का करने जा रहे हो तो नए पेज से प्रारंभ कीजिए, बायोलॉजी का करने जा रहे हो तो नए पेज से आप प्रारंभ कीजिए। और लास्ट निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। यह था निर्देश पूरा डिटेल में पढ़ के मैंने आप लोगों को बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट हो रहा है, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मेरे प्यार, जो पेपर यहाँ से स्टार्ट है, सबसे पहले आया है खंड अ और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसमें भी सबसे पहले उपखंड क आया है। उपखंड क मतलब फिजिक्स वाले प्रश्न इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखिए कितना ज्यादा सिंपल पूछा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। कहने का मतलब है मेरे प्यार बच्चों कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित किरण जो है वो परावर्तन के उपरांत अपने मार्ग से वापस आ जाती है। तो यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। कहाँ पे परिच्छेदन करती है मेरे प्यार बच्चों? तो वह है वक्रता केंद्र पर, क्योंकि वक्रता केंद्र पर अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया मेरे प्यार बच्चों? तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, 1 नंबर यहां से क्लियर हो गया। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को लेकर, दूसरा प्रश्न है कि एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस होगा। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। कह रहा है मेरे प्यार, वो कौन सा लेंस होगा कि जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा मेरे प्यार बच्चों? तो वह है आप लोगों का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर है? चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है मेरे प्यार बच्चों, तो सबको मालूम है ऑप्शन नंबर डी, पचमाभी
मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कह रहा है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशिकीय घटना है। मतलब किस घटना के कारण जो स्वच्छ आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों, वह है प्रकीर्णन के कारण। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित किए हैं। कह रहा है कि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। एक नंबर के लिए भी प्रश्न है, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे इसको लगाएंगे। यहाँ पे सिंपल हमें वैल्यू दिया है कि 440 वाट, तो 440 वाट मतलब पावर दिया है। तो पी का वैल्यू दिया है कि पी बराबर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 440 वाट, तो पी बराबर हम लोग लिख देंगे 440 वाट। ठीक है, और यहाँ वोल्ट जो दिया है, वोल्ट मतलब वी का वैल्यू वो 220 वोल्ट दिया है। तो वी बराबर मेरे प्यारों को लिख देंगे हम लोग 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट हमें वी का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है इसमें, तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा है, आर का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आर बराबर एक फार्मूला होता है मेरे प्यारों। ठीक है, आर बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है, तो आर बराबर एक फार्मूला होता है कि वी स्क्वायर बटे पी। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू को पुटअप कर देंगे। वी स्क्वायर मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 220 गुणे 220 हो जाएगा, और बट्टे में पी दिया है, पी का वैल्यू कितना है 440 वाट। ठीक है, तो 440 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए एक जीरो से एक जीरो कब हम 22 गुना के 44, और 2 से इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और फिर एक जीरो बच जाएगा। ये आर का वैल्यू आ गया, और आर प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, मतलब 110 ओम आ जाएगा प्रतिरोध। तो 110 ओम देखिए दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो 110 ओम देखोगे तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, अगला अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 जो है मेरे प्यारे बच्चों, वह है प्रश्न नंबर 6 है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ पहला में दिए गए हैं, स्तंभ दूसरे में दिए गए नामों से सुमेलन कर विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, मतलब मिलान वाला क्वेश्चन आया मेरे प्यारे, इसमें क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे, जैसे ये आपका स्तंभ पहला है, स्तंभ दूसरा है, तो यह किसको प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे, तो यह जो है मेरे प्यारे, ये आपका परिवर्ती प्रतिरोध को परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब कि ये तो सी से मिल जाएगा, मतलब तीसरे वाले ऑप्शन से मिल जाएगा। और ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आप लोगों का अमीटर को प्रदर्शित करता है, ये जो है अमीटर को प्रदर्शित करता है, तो बी वाला जो है किससे मिल जाएगा, चौथा से मिल जाएगा। इसके बाद यह जो है मेरे प्यारे बच्चों किसको करता है, तो यह विद्युत सेल को, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत सेल को करता है, तो ये मतलब सी वाला जो है दूसरे से मिल जाएगा। और ये जो डी वाला है ये तो आपका तार क्रॉसिंग को डिनोट करता है, तो तार क्रॉसिंग मतलब डी वाला जो है पहले से मैच करेगा। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए ए जो है मेरे प्यार जो तीसरा से मैच कर रहा है, ठीक है। बी जो है चौथा से मैच कर रहा है, ये भी ठीक है। सी जो है दूसरा से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। डी जो है मेरे प्यार जो पहला से मैच कर रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलान करना था मेरे प्यार, जो बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से इसको भी कर डालोगे आप। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे है कि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यार ये भी है, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण में होगी। किस में होगी, उत्तर दक्षिण में मेरे प्यार। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले उपखंड ख स्टार्ट हो गया। उपखंड ख मतलब केमिस्ट्री वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 8वां से। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। एक नंबर के लिए प्रश्न है, तो कौन सी धातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपका मरकरी। क्या है मेरे प्यारे, वो मरकरी है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को लें, तो कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबको मालूम है कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इतना सिंपल सिंपल प्रश्न दिया है। 10वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रिया दिया है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग उष्मा देकर परिकलित करें, तो उष्मा देंगे गर्म करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड मेरे प्यार और कार्बन डाइऑक्साइड में वो विखंडित हो जाएगा। कह रहा है कि ये उदाहरण किसका है मेरे प्यार, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो ये उदाहरण किसका है, तो ये आप लोगों का मेरे प्यार क्या है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका, अपघटन अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण है। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों।
ठीक है, इसको हम लोग अपघटित कर रहे हैं, तो ये दो पदार्थों में अलग अलग विखंडित हो जा रहा है। तो 10वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्यारे प्यारे बच्चों, 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो श्रृंखलन का गुण तो कार्बन में पाया जाता है, मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, निम्नलिखित में एल्काइन है, इसमें से बता, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है, एल्काइन कौन है इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों? तो एल्काइन की अगर हम बात करें तो एल्काइन ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड सी और ट्रिपल बॉन्ड से सी और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न यह है कि ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका एथेनॉल। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट होगा उपखंड ग, और उपखंड ग में मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी वाला प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 14 से। देखिए प्रश्न नंबर 14 से बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। कह रहा है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, तो वह आपका विक्राणु। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विक्राणु। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम मतलब जल का वहन करने में मेरे प्यारे बच्चों। जल का वहन मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल का वहन करने में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वपोषी पोषण मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़, पेड़ के लिए क्या आवश्यकता होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तो चाहिए। क्लोरोफिल भी उसको चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए 17वां प्रश्न। कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका के किस भाग में होता है मेरे प्यारे बच्चों? होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, किसके लिए किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेरे प्यारे बच्चों ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो 19 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है 20वां प्रश्न। 20वां है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो आहार श्रृंखला का मतलब जैसे घास, घास को कौन खाता है? बकरी। या बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट होता है यहाँ से खंड ब, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के लिए, और उसमें भी सबसे पहले उपखंड क आया है। उपखंड क मतलब फिजिक्स वाले प्रश्न सबसे पहले आएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के लिए, जिसमें 2 प्रश्न हैं। तो 21 का पहला है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए, कि प्रकाश अपवर्तन की घटना क्या है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। तो हम लोग लिख के लेकर आए हैं यहाँ पे साइंस पेपर सोल्यूशन 825 IM। देखिए 21 का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखेंगे कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को हम लोग प्रकाश अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम है। कौन कौन से नियम है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला नियम तो यह होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा यह है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण के 2 माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो वहां पे आपतन कोण I कीजिए साइन, तथा अपवर्तन कोण R कीजिए साइन। ठीक है, का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम लोग इस तरह भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, इसे इस नियम से भी कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में, इतना बेहतरीन आप लोगों को कोई आंसर नहीं बताएगा, मैं पूरा का पूरा डिटेल में लिख के लेकर आया हूं, ताकि एग्जामिनर 1 नंबर आप लोगों का नहीं काट सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए इसके बाद 21वें का तो पहला था ना, अब 21वें का देखिए दूसरा। 21वें का दूसरा है कि नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों दूसरे का आंसर कि आंख का वह दोष
जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में ये होता है मेरे पास, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। लिखेंगे आगे कि इसमें आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर खिसक जाता है, और दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैं फिगर भी बनाया हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो उसका प्रतिबिंब डायरेक्ट कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। ये ठीक है, रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसका मैं निवारण भी पूरा चित्र सहित लेकर आ गया हूं ताकि आप लोगों को कोई भी एक नंबर ना काट पाए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। देखिए प्रश्न नंबर 22वां है मेरे प्यारे बच्चों, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए और उत्तल दर्पण से कोई दो उपयोग लिखिए। ठीक है, ये 22वें का पहला है और 22वें का दूसरा अभी बाकी है। तो 22वें का पहला देखेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र और कोई दो उपयोग भी लिखना है। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का यही सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला। और पूछा था कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग भी लिखिए, तो हम दो उपयोग भी लिखेंगे। पहला उपयोग यह होता है कि सड़क पर लगे बल्बों के साथ परावर्तक रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो सड़क पे बल्ब लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण के ही लगे होते हैं। साथ ही साथ दूसरा होता है कि वाहन में साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं तो गाड़ी में जो साइड मिरर होता है, जो जिससे हम लोग पीछे का दृश्य देखते हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो दो उपयोग था, दोनों उपयोग मैंने यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे 22वें का दूसरा। 22वें का दूसरा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, और कह रहा है कि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब ये न्यूमेरिकल दे दिया मेरे प्यार से। देखिए न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। पहली बात कि जो जो दिया है पहले उसका वैल्यू आप लिखिए। तो वैल्यू यहाँ पे हमारे प्यारों जो किसका किसका दिया है, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की मेरे प्यारों यहाँ पे ऊंचाई दिया है। ठीक है, किसकी, वस्तु की यहाँ पे मेरे प्यार जो ऊंचाई दिया, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं। तो h बराबर दिया है हमें 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद बोला है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में ही होगा, तो 20 सेंटीमीटर हम लोग प्लस लिख देंगे। बोला है कि सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, कह रहा है कि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी मतलब u, तो u हमेशा माइनस में होगा मेरे प्यारों बच्चों। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे प्यारों बच्चों उत्तल लेंस में u माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, v का वैल्यू हमसे पूछा है, और साथ ही साथ प्रकृति मतलब m का वैल्यू पूछा है कि प्रकृति हमें बताइए कैसा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेंस सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे मेरे प्यार को, लेंस सूत्र। तो यहाँ पे मैं लेंस सूत्र लिखता हूं, लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र तो याद ही होगा आप लोगों को, क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। और दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है, लेकिन लेंस सूत्र तो यहाँ माइनस होगा। अब वैल्यू को रखना है, तो 1/f, f का वैल्यू कितना है 20, बराबर 1/v का वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करना है, और माइनस 1/u का वैल्यू कितना है, माइनस के 30 है। अब आगे का स्टेप क्या होगा कि 1/20 बराबर 1/v, और यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो हो जाएगा प्लस 1/30। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि हो जाएगा आप लोगों का 1/20, और प्लस 1/30 इधर आएगा तो माइनस 1/30 हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा 1/v। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से एलसीएम ले लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, और 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3, ये हो जाएगा 30 दूनी के 60, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 ही आएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। 3 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 1, तो 1/60 बराबर 1/v। हमें तो v का वैल्यू चाहिए, तो 60 को ऊपर कर दो, इधर v का ऊपर कर दो, तो v बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की स्थिति तो आ गया। ठीक है, हमें आवर्धन भी चाहिए था ना, तो आवर्धन हम लोग कैसे निकालेंगे मेरे प्यार को, देखिए। तो आवर्धन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। आवर्धन निकालने से पहले एक फार्मूला होता है कि v/u बराबर h डैश अपान h। यहाँ पे पहले वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। वस्तु की ऊंचाई तो ज्ञात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और h जो होता है वस्तु की ऊंचाई होता है। तो v का वैल्यू अभी आया है 60,
और यू का वैल्यू माइनस के 30 बराबर एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है 2। तो घटाओगे तो हो जाएगा 30 दूनी के 60, माइनस के 2 और माइनस के 2 को गुणा इस 2 में होगा तो माइनस के 4 बराबर आ जाएगा एच डैश। तो एच डैश बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब जो है मेरे पास जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उल्टा बन रही है और वस्तु से दोगुना बन रहा है मतलब बड़ा, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर था, प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 आ गया मतलब कि कितना है मेरे प्यारे बच्चों उससे बड़ा बन रहा है। तो अब देखिए एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि m बराबर v अपान के u। तो m आवर्धन निकालेंगे, m बराबर v का वैल्यू कितना दिया था यहाँ पे 60 और u का वैल्यू माइनस 30, तो 30 दूनी के 60, m बराबर माइनस के 2 आ गया। और m जो माइनस में आता है तो माइनस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और साथ ही साथ माइनस में है तो उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु 2 सेंटीमीटर था, प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बन रहा है उसका ऊंचाई मतलब बड़ा बन रहा है। तो लिखेंगे कि वास्तविक उल्टा और बड़ा बन रहा है। अब इतना लिखेंगे तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर देगा। क्लियर है, पूरा डिटेल में समझा दिया हूं, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं हूं। अब इसको मैं साइड करता हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 23 का पहला है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो 23वें का लिखेंगे, देखिए 23वें का पहला, ठीक है, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किस किस कारकों पर निर्भर करता है? पहला, चालक में प्रवाही धारा आई पे निर्भर करता है, क्योंकि धारा जितना अधिक होगी बल उतना अधिक होगा। दूसरा किस पे निर्भर करता है? दूसरा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बी पे निर्भर करता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा मेरे प्यारे बच्चों बल उतना ही अधिक होगा। इसके बाद तीसरा देखिए और किस पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई एल पर निर्भर करता है, क्योंकि चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी बल उतना ही अधिक होगा। इसके बाद चौथा जो है वह धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा पर निर्भर करता है, क्योंकि बल का मान जो है साइन थीटा पर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 चीजों पर निर्भर करता था, चारों मैंने बता दिया। 23वें का पहला कंप्लीट हो गया। 23वें का दूसरा दिया है कि चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, कि चुंबक क्या होता है और धारावाही परिनालिका क्या होता है, अंतर बताना है। तो एक साइड लिखिए चुंबक, एक साइड लिखिए धारावाही परिनालिका। चुंबक में पहला लिखेंगे कि यह दंड चुंबक के सिरों में चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में चुंबकत्व न्यूनतम होता है। और धारावाही परिनालिका में क्या होता है कि परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व एक समान होता है, केवल सिरों के पास थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे कि इसके सिरों की ध्रुवता जो है वो नियत रहती है चुंबक में, और इसमें लिखेंगे कि इसके सिरों की ध्रुवता धारा की प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। तीसरा लिख दीजिएगा कि इसका चुंबकत्व अस्थायी होता है, और इसमें लिख दीजिएगा कि इसका चुंबकत्व प्रवाही धारा के मान पर निर्भर करता है। धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकत्व का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 3 अंतर लिख देंगे, बहुत है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 का पहला कह रहा है कि धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठ नियम लिखिए। सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को भी दर्शाना है। तो 24 का पहला है, तो 24 का पहला हम लोग लिखेंगे, बोला था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। तो लिखेंगे कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां जो है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, और इसे मैक्सवेल का क्रॉस स्क्रू नियम भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ही आपको लिखना है, यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्लियर। 24 का पहला। 24 का दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए परिपथ ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा बोला है कि 52 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, ये 52 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 ओम है, यह ओम का चिन्ह है। ठीक है, यह 5 ओम कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 5 ओम है कि दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है।
तो देखिए मेरे प्यारों यही चित्र है। सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग करेंगे क्या कि ये जो 4 ओम जो समांतर क्रम है इसका पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो लिखेंगे कैसे, देखिए एग्जाम में आपको लिखना कैसे हल में, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा कैसे मैं बताता हूँ। देखिए लिखिएगा दिए गए परिपथ में, लिखिएगा कि दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में 4 ओम, 4 ओम के दो प्रतिरोध, 4 ओम के दो प्रतिरोध, 4 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं मेरे प्यार बच्चों, तो समांतर क्रम में संयोजित हैं, या समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, ऐसे आप लोगों को लिखना है, संयोजित हैं। तब तब अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो अगर 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो हम अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये होगा 1/R1 बराबर 1 पहला प्रतिरोध कितना है 4 और प्लस दूसरा प्रतिरोध भी 4 ही है। ठीक है, तो यहां से मेरे प्यारों चो निकल जाएगा 1/R1 बराबर, मेरे प्यारों चो इसका एलसीएम लोगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल तो 1, 4 से 4 कैंसिल तो ऊपर 1, तो 1 मिलके हो जाएगा 2/4, कटाओगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो आपको आर डैश चाहिए मतलब R1, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 2 को ऊपर भेज दीजिए तो 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, R1 का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम आ गया। मतलब इन दोनों को जब मैंने हल किया इन दोनों को तो यहाँ पे कितना आ गया 2 ओम आ गया। क्लियर है, चलिए ये 5 ओम तो ऑलरेडी यहाँ पे सिंपल 5 ओम दिया ही है। अब हम लोग जैसे 4 ओम को हल किए हैं तो 2 ओम आया, इसी तरह हम 10 ओम को हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें भी कि 10 ओम के दो प्रतिरोध, 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिखना है। तो 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। अगर इसका हम निकालें मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 अगर इसका R2 मान लेते हैं तो 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा 1 पहला प्रतिरोध कितना है 10 और दूसरा प्रतिरोध भी उतना ही है 10, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/R2 बराबर 10 कैल्सियम 10 ही होगा, 10 से 10 कैंसिल 1, 10 से 10 कैंसिल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मिलके हो जाएगा 2/10, कटाओगे तो 2 एकम 2, 2 5 10, आपको चाहिए R2 तो R2 को कर दो ऊपर तो इधर 5 चला जाएगा ऊपर तो 5 ओम आ जाएगा। तो R2 का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों 5 ओम आ गया। R1 का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम आ गया और 5 ओम बीच में तो है ही। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या था मेरे प्यार बच्चों कि हमसे पूछा था यहाँ पे कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा था कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखिए करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले देखिए ए आया है 2 ओम, ए आया है 5 ओम, इसको भी मैंने हल किया तो ये भी आया है 5 ओम। तब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे देखो तीनों अब श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में हो गया तो 5 5 10 2 12। ठीक है, तो आगे का स्टेप हम लोग ऐसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आर बराबर, जब ये श्रेणी क्रम में है तो आर बराबर हम लोग लिख देंगे कि R1 प्लस R2 और यह जो बीच में आया है 5 ओम। तो R1 का वैल्यू कितना है 2 और R2 का वैल्यू 5 और R3 का वैल्यू 5 ओम दिया ही है, तो 5 5 10 2 12 ओम, 12 ओम आ गया टोटल R का वैल्यू। ठीक है, टोटल R का वैल्यू कितना आ गया 12 ओम आ गया। ठीक है, अब मेरे प्यारों हम लोग क्या करेंगे कि अब परिपथ में प्रवाहित धारा निकालेंगे कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर फार्मूला क्या होता है V/K R। अब यहां से मेरे प्यार बच्चों V का वैल्यू कितना दिया है मेरे प्यार बच्चों, देखिए जब इस चित्र को मैं दिखाऊंगा तो आपको स्पष्ट मालूम चल जाएगा। V का वैल्यू दिया है 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ V की जगह हम लोग लिख देंगे क्या 6 और R का वैल्यू अभी कितना है 12 आया है, तो भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, आई है तो इसलिए एम्पियर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 5 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पूछा है, सिरों के बीच विभवांतर, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं विभवांतर इसका। तो यहाँ ओम का नियम क्या कहता है
कि V बराबर आई आर, ठीक है। तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, I का वैल्यू मेरे प्यार जो कितना है 0.5 और R जो है 5 ओम के लिए पूछा है तो 5 रख देंगे। तो V बराबर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25 मतलब 2.5 और विभवांतर विभवांतर किस में निकलता है मेरे प्यार वोल्ट में, तो 0.5 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, यह हुआ आंसर। ऐसे इसका आंसर लिखना है मेरे प्यार बच्चों। क्लियर है, चलिए इसको साइड कर देता हूं। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। बोला इसमें कि अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों, आपके पास अथवा करके प्रश्न दिया गया है ये वाला। चलिए अगर उन दोनों प्रश्नों नहीं करना चाहते हैं तो ये दोनों प्रश्नों को कर सकते हैं आप। बोला है कि विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है। किसी मकान में कुल अधिभार अगर 2200 वाट है और विद्युत की आपूर्ति अगर 220 वोल्ट पर की जाती है तो मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुपातांक क्या होना चाहिए और विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक लिखिए। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे इसका लिखेंगे आंसर, देखिए अथवा करके लिखेंगे कि विद्युत परिपथ में फ्यूज जो है एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, लिखेंगे कि जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम क्या हो जाता है, गिर जाता है तथा परिपथ में बहुत अधिक धारा बहती है। इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी इसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है जिससे उपकरण, देखिए इस तरह आप बना लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा। लिखेंगे आगे, उपकरण जल सकता है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों के वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। लिखेंगे आगे कि प्रत्येक फ्यूज तार में अधिकतम धारा वहन करने की एक क्षमता होती है। जब धारा इस निश्चित परिणाम से अधिक होती है तो फ्यूज तार गल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है जिससे क्षति होने से बच जाती है और कुल अधिभार जो है वो 22 वाट दिया है और विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट दिया है तो प्रत्येक फ्यूज का अनुपातांक जो होगा वो 5 एम्पीयर होगा मेरे प्यारे बच्चों। और लिख देंगे कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है, क्योंकि पूछा था ना कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक बताइएगा तो उसको हम लोग किलोवाट घंटा से दर्शाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अगर ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला देखिए क्या है। दूसरा है कि विद्युत कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम और आवरण के तारों के रंग लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग सिंपल कि लिखेंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ में तीन तरह के तार प्रयुक्त होते हैं। पहला फेस तार होता है जो कि लाल रंग का होता है। वहीं दूसरा अगर हम बात करें न्यूट्रल तार जिसे हम लोग काला रंग से दर्शाते हैं और तीसरा होता है अर्थ तार जो कि हरा रंग का होता है। बस इतना ही पॉइंट लिखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा यहां से उपखंड ख। उपखंड ख में मेरे प्यारों जो केमिस्ट्री वाले प्रश्न रहेंगे यहां से देखते हैं। अगला है प्रश्न 25वां, 24 के बाद आएगा 25वां का ए। बोला कि निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए आईयूपीएसी नाम देखते हैं। यहाँ पे ए वाला बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना है। यह पहला है और यह वाला दूसरा है, दोनों के आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला का जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा कि पहला ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, मतलब फर्स्ट ब्रोमोप्रोपेन होगा और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रोपियानिक अम्ल होगा। ठीक है, तो यह पहले का हो गया, यह दूसरे का हो गया, दोनों आईयूपीएसी नाम यहाँ पे हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बी वाला। ठीक है, 25वें का ए है, 25वें का बी है कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, केवल समीकरण लिखिए। ठीक है, तो देखिए बी का पहला है कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है, केवल समीकरण लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका एक उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का, जैसे में कोयले का दहन। ठीक है, ये आपका कोयला है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल के आएगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिए बोला है, चलिए अब बी वाला है कि संतुलित समीकरण लिखिए। किसका संतुलित समीकरण लिखना है मैं आपको दिखाता हूं इधर। देखिए बोला है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। इसका आपको संतुलित समीकरण लिखना है। तो देखिए इसका संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे, देखिए
ये आपका बेरियम क्लोराइड है, ये आपका एल्युमिनियम सल्फेट है। ये बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। और संतुलित करने के बाद यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा, यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, संतुलित समीकरण है, नोट कर लीजिए। पूरा संतुलित करके लेकर आया हूँ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ। 25वां प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सोडियम का और दूसरा क्लोरीन का, ठीक है। तो देखिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग लिखेंगे 2, 8 और 1 के रूप में। और क्लोरीन का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूप में होगा, 2 और 8 और 7 के रूप में होगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। 26वें का ये हो गया, 26वें का भी। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, जैसे आयरन है और ये आपका जल है, आपस में विक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये बी वाला है। अब इन दोनों को क्या करना है कि संतुलित करके लिखना है। तो संतुलित करने के लिए देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया है और यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, बाकी है और यहाँ पे 4 लगा दिया, ये संतुलित हो गया। और ये दूसरा में करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 लिखना है। बस ये संतुलित हो गया। दोनों को संतुलित समीकरण के रूप में लिखना था, यहाँ से नोट कर लीजिए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27वां है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न है, 2-2 नंबर मिलेगा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तन्यता एवं आघात वर्धता किसे कहते हैं, और मिसेल किसे कहते हैं। 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले अम्लीय वर्षा। लिखेंगे कि अम्ल वर्षा की प्रक्रिया, लिखेंगे वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी अम्लीय गैसें एकत्रित हो जाती हैं। सूर्य का ऊष्मा के कारण नदियों, झीलों, तालाबों एवं समुद्रों का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में एकत्रित होता है। यह जल वाष्प उन अम्लीय गैसों से मिश्रित हो जाती है। लिखेंगे कि जब अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित होकर अम्लीय गैसों को अपने में घोलकर अम्ल बनाती हैं। इससे हम लोग कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। जब जल की बूंदें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती हैं तो उनके साथ अम्ल भी बरसता है, जो कि अम्ल वर्षा कहलाती है। दूसरा क्या था, आघात वर्धत किसे कहते हैं कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बनाई जा सकती हैं, ऐसी धातुओं को आघात वर्धक कहते हैं। तन्यता पूछा था, तन्यता में लिखेंगे धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, ऐसी धातुओं को हम लोग तन्य कहते हैं। बस हो गया। इसके बाद देखिए सी वाला मिसेल है कि मिसेल किसे कहते हैं। चलिए मिसेल भी देखिए। लिखेंगे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा होती है। साबुन के अणुओं की आयनिक सिरा जल में रहता है और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन पूछ तैलीय मैल में घुल जाता है, ठीक है, मैल में घुल जाता है और मिसेल संरचना का निर्माण करते हैं। लिखेंगे आगे कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने के रूप में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं और इससे पानी में इमल्सन बनता है और मिसेल विलियन में क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं। साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलने में मदद करता है और इस प्रकार मिसेल में तैरते समय मेल आसानी से हट जाते हैं और हमारे कपड़े जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए कह रहा है कि अगर ये तीनों का जवाब दे देते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तीनों का तो अथवा करके 2 दिया है कि पहला इसमें बोला कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। तो अगर ये नहीं करना चाहते तो इसको कर सकते हैं, तो अथवा करके देखिए ए वाला है। लिखेंगे कि किसी रासायनिक अनिश्चित क्रिया अथवा वायुमंडलीय अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी धातु की सतह पर अन्य यौगिक का बनना, जिसे धीरे धीरे की क्रिया को हम लोग धातु संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहे में जंग लगना धातु संक्षारण का एक उदाहरण है। बचने के उपाय भी पूछा था, तो धातु संक्षारण से बचाव के 3 उपाय हैं। पहला, पेंट या वार्निश करना। इसका मतलब होता है कि यह सबसे प्रचलित तरीका होता है। किसी धातु की सतह पर पेंट कर दिया जाता है जिससे एक ऐसी परत बनती है जो संक्षारण प्रतिरोधित होती है। अगर कोई किसी वस्तु का अगर क्षरण हो रहा है तो उस पर अगर आप पेंट कर दोगे तो वह उस क्षरण को क्या कर देगा, रोक देगा, क्योंकि उसके ऊपर से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। इसके बाद दूसरा है कि तेल या ग्रीस लगाकर, कह रहा है कि धातु के नए उपकरणों पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर उन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है। तीसरा है कि गैल्वनीकरण कर कर, इसका मतलब होता है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है।
जो निरंतर वायुमंडल से क्रिया करता है और लोहा सुरक्षित रहता है, इसे बलिदानी रक्षणमी भी कहते हैं। इसके बाद है, ये वाला कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे बी वाला है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषीय विक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये आप लोगों का चित्र है ऊष्माशोषीय विक्रिया का, ये आपका ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया किसे कहते हैं, देखिए ऊष्माक्षेपीय विक्रिया यह होता है कि जिस रासायनिक विक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती है। जैसे देख लीजिए मेरे पास जो मीथेन है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे H2O जल बन रहा है, और साथ ही साथ इससे हम लोग क्या ऊर्जा भी परिकलित हो रही है, उष्मा भी निकल रही है, तो ये आपका ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाएगा। और ऊष्माशोषीय विक्रिया किसे कहते हैं कि जिस रासायनिक विक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषीय विक्रिया कहलाता है। मतलब किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए पहले ऊष्मा चाहिए, ठीक है, मतलब ऊष्मा वो क्या करेगी, अवशोषित करेगी। जैसे यहाँ पे PbNO3 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर हमें गलाना है तो पहले हमें ऊष्मा की जरूरत होगी, तो पहले हम लोग ऊष्मा खर्च करेंगे, तब जाके ये PbO में और NO2 में और ऑक्सीजन में विखंडित होगा। तो क्लियर है, चलिए। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट होगा उपखंड ग। उपखंड ग मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे यहाँ से, जो कि है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28वां है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाए जिसके कार्यों का वर्णन करना है। तो न्यूरॉन का चित्र भी बनाना है और इसके कार्यों का वर्णन भी करना है। तो देखिए यह आप लोगों का चित्र है न्यूरॉन की संरचना का। यह आपका केंद्रक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यह आपका भूमिका है, जो आपको ये कली दिख रही है। यह आपका तंत्रिका कक्ष है। यह तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है, यह आपका कोशिका काय है। तो यह आप लोगों चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद न्यूरॉन का कार्य भी पूछा था, तो न्यूरॉन के कार्य हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहला कि सूचना या उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के सिरों द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। जो द्रुमिका सिरा है उसके द्वारा हम लोग कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं। कोई अगर हमको बताता है तो ये उसी के माध्यम से हमारे दिमाग में जाता है। इसके बाद रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेश पैदा होती है, जो कोशिकीय तत्व तक जाता है तथा तच्छिकाछ जिसे एक्सान में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक क्या होता है, पहुंचता है। इसके बाद देखिए एक्सान के अंत में विद्युत आवेश कुछ रसायनों का विमोचन करता है, और यह रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते और अगली तंत्रिका कोशिका को द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेश प्रारंभ करते हैं। चौथा है कि इस तरह का एक सिनेप्स अतः ऐसे आवेशों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। अतः न्यूरॉन संगठित जाल का बना होता है, जो सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। और पांचवा है कि जैसे उदाहरण के लिए बोला है कि ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचना ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं, और यह आवेग को वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा पेशी कोशिकाओं या कार्य तक पहुंचाती है। बस इतना 5 आप लिख दीजिएगा उसके कार्य। आगे है प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर के लिए है। पहला है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स किसे कहते हैं, मतलब उसके कार्य लिखना है। और दूसरा है कि मुकुलन किसे कहते हैं। 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो 29वां का पहला हम लोग देखेंगे, ठीक है। थायरॉक्सिन एक थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके मुख्य कार्य यह है, पहला कि चयापचय को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर ऊर्जा का उपयोग और उत्पादन अधिक कुशलता से करता है। और दूसरा है कि विकास को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से बचपन और किशोरावस्था में। तीसरा लिखेंगे तंत्र के कार्य को नियंत्रित करता है, जिससे मूड, ध्यान और स्मृति में सुधार होता है। और चौथा हृदय गति और रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर है, बस इतना आप लोग 4 उसके कार्य लिख दीजिएगा। फिर दूसरा है मेरे प्यारों से यहाँ पे मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, देखिए मुकुलन में लिखिए कि मुकुलन की प्रक्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिससे एक मुकुल यानी अंकुर जनक जीव पैदा होते हैं और विकसित होकर अलग हो जाते हैं। वहीं इससे उल्टा अगर खंडन की प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीवों के टुकड़े थोड़े परिपक्व होने पर अलग हो जाते हैं, आगे वह खुद को विकसित करते हैं। खंडन की प्रक्रिया जानवरों और पौधों में होते हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि कोई एक मान लीजिए जीव है, अगर इस जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम विखंडित कर देते हैं तो वो छोटा छोटा टुकड़ा जो है एक समय के उपरांत वह एक पुनः अपना जीव धारण कर लेगा, ठीक है। फिर बोला है कि मुकुलन या ब्लास्टोजेनिस के रूप में जाना जाने वाला वह अलैंगिक प्रजनन तब हो जाता है,
तो तब होता है जब कोशिकाएं एक विशिष्ट साइट पर विभाजित होती हैं ताकि एक नए जीव को एक विकास या कली से बनाया जा सके। उदाहरण के लिए एक कली खमीर कोशिका से उभरने वाले छोटे बल्बस फलाव के लिए शब्द हैं। अलैंगिक प्रजनन मूल जीव के क्लोन बनाता है जो उत्परिवर्तन को छोड़कर आनुवंशिक रूप से मूल के समान होते हैं। चलिए बस इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 कंप्लीट हो गया। 30वां प्रश्न यह है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। 4 नंबर के लिए है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे कि एक पौधे के फूल में लैंगिक जनन होता है। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। परागकण के पुंकेसर के परागकोश में पैदा होते हैं। परागकण 2 नर युग्मक पैदा करता है। एक अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं जिसके केंद्र के अंदर मेगास्पोर होता है। मेगास्पोर के भ्रूण थैली का विकास होता है जिसमें मादा युग्मक होता है। परागकण द्वारा परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है और बीजांड बीजों में और अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। ठीक है, बस इतना आंसर आप लोगों को लिखना है। इसके बाद 31वां प्रश्न कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा करके बोला कि मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयोग चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो पहले हम लोग 31 वाला देखेंगे, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लिखेंगे कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम जो होता है वह चपटा हो जाता है। इस कारण वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु जो है फुफ्फुस के भीतर चली जाती है और यह विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती हैं। रुधिर सारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है और कुपिका जो है रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फुफ्फुस वायु का अपशिष्ट आयतन रखते हैं और इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। चलिए ये वाला हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो बोला कि मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र बनाइए और उसका सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए अथवा करके लिखेंगे यहाँ पे कि हृदय का कार्य उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करता है जिन्हें हम लोग ऐसे नोड नियंत्रित करता है। लिखेंगे कि आलिंद एवं नीले का एकांतरिक रूप में संकुचन एवं शिथिलन का कार्य निरंतर होता रहता है। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन का कार्य दाएं आलिंद की आंतरिक भित्ति में स्थित शिरा आलिंदीय यस्य नोड द्वारा प्रारंभ होता है। हृदय में संकुचन क्रिया सर्वप्रथम आलिंद से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम दोनों आलिंदों में संकुचन होता है तथा उनका रक्त अपने अपने दिशा के नीले में जाता है। आलिंद का संकुचन समाप्त होने पर दोनों आलिंद अपनी पूर्व स्थिति में आना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे संकुचन अधिक होता है वैसे इस शिराओं में रक्त इसमें आ जाता है। यह मेरे प्यारों जो उसका चित्र है आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, ये हृदय का चित्र है। इसके बाद आगे लिखिएगा, इसके बाद उसके नीचे जस्ट कि नीले में रक्त भर जाने पर नीले में आलिंद की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संकुचन होता है और इस संकुचन के कारण रक्त का दबाव पड़ता है। नीले का संकुचन इसके संकुचन केंद्र आलिंद नीलयी नोड से प्रारंभ होकर संकुचन तरंगों दोनों नीलों में फैलकर दोनों नीलों में एक साथ संकुचन होता है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी से होकर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंचता है और बाएं नीलों को शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है तथा शिराओं द्वारा रक्त दोनों आलिंदों में फेफड़ों से वापस आ जाता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है जिसे हम लोग द्वारा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। बस ये पूरा का पूरा मेरे प्यारों से क्या हो गया आप लोगों का समाप्त हो गया।